बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। कानून की पासदारी जितनी दफा कहेंगे मैं आऊंगा नहीं। मुझे मालूम नहीं है वैसे किस चीज की जो है यहाँ पूछगछ हो रही है। मुशर्रफ के दौर में जितने केसेस थे आज भी सारे वो केसेस वही हैं, जवाब दे रहे हैं और हमेशा से सियासतदान जवाब देते आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा फिर हमें आमने सामने नज़र आ रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में बेशुमार ऐसे मौके हैं जहां पर नून लीग की हुकूमत थी तो अदलिया अगर कुछ ऐसा फ़ैसला करने की पोजीशन में आई तो कर नहीं पाई, या इवन सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो गई, सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस आ गया। सज्जाद अली शाह वाला वाक़या जो है वो हमारे सामने इसकी एक बदतरीन मिसाल है। जब स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट वाला वाक़या हमारे सामने पेश आया था, उसके बाद अभी वाले वाक़े पे आ जाते हैं। पनामा पेपर्स की जब तफ्तीश हो रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, तो मुख्तलिफ जजों की मुख्तलिफ बेंचेस के साथ और मुख्तलिफ शख्सियात के साथ उनका जो ज़ाती ताल्लुक़ था बड़ा बढ़ चढ़ कर पेश किया जाता था। जस्टिस अज़मत शेख का ताल्लुक़ ख़ुद नून लीग के लोग बड़ा खुशी के साथ बयान करते थे कि ये तो मेरे दोस्त हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं। वो मीडिया सेल के बड़े करीबी शख्स थे जो ये दावा करते थे और बाकी भी उनके साथी दावा करते थे कि उनके साथ इनका अच्छा ताल्लुक़ है। एक वफाकी वज़ीर जो प्राइम मिनिस्टर के 2 या 3 लोग बड़े करीब तरीन जाने जाते हैं, उनके अपनी जो बेटी है या भतीजी है उनकी शायद उसकी रिश्तेदारी होने वाली है जस्टिस अज़मत शेख के भतीजे या भांजे के साथ, तो वो भी कैफियत मौजूद है। वहाँ तक मामला सब ठीक था क्योंकि ख्याल ये था कि ये सारा कुछ हंकी डोरी साफ गुड्डी गुड्डी केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि 2 जजों ने तो नाअहल करार दे दिया, लेकिन बाकी जो 3 जजेस थे उन्होंने नाअहल करार नहीं दिया। जस्टिस अफजल, जस्टिस अज़मत और जस्टिस सजाजुल हसन, उन्होंने कहा JIT फॉर्म करते हैं और तफ्तीश करते हैं। बड़ा फेयर वे था क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो ये कानूनी शहादत है उसके ऊपर परख कर देख लेते हैं, इसके ऊपर लड्डू और मिठाइयाँ खाएँ। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर दिखा सकें कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब एक दूसरे को लड्डू और मिठाइयाँ खिला रहे हैं, मरियम बीबी भी दरमियान में खड़ी हैं और खूब मज़ा हो रहा है कि आज तो हमने मैदान मार लिया। लेकिन जब अंग्रेज़ी पढ़ी तो फिर पता चला कि मैदान मारा नहीं, हम तो फंस गए हैं। क्योंकि फंस इसलिए गए हैं, ये उन्हें एहसास हुआ बाद में कि इसके अंदर एक शख्स हैं JIT के अंदर जिनका नाम आमिर अज़ीज़ है, और आमिर अज़ीज़ ने वो केस इन्वेस्टिगेट किया था जो हुदैबिया पेपर्स मिल की नैब के अंदर तफ्तीश हुई थी, केस तैयार हुआ था। ये स्टेट बैंक के मुलाजिम थे। स्टेट बैंक से ये वाइट कॉलर क्राइम की तहकीक के लिए जब नैब बनाया गया तो कुछ लोगों को वहाँ से इंडक्ट किया गया, जिसमें से ये भी आए और इन्होंने उस केस की तहकीक की। इनका कोई मुशर्रफ से रिश्तेदारी नहीं होगी या किसी पोलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, बुलाया गया, तहकीक की, केस बनाया और सबमिट कर दिया। जस्टिस अज़मत शेख के ऊपर अब नून लीग ये कहती है कि उस वक्त ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, फिर लाहौर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सारा अरसा 15-16 साल सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही JIT बनी और JIT ने कहा कि लाओ सबूत दो, तो सारी बुराइयां उनमें नज़र आने लगी। निहाल हाशमी ने जो गुस्सा निकाला वो नून लीग का गुस्सा था जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निकाला गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग ज़ाती लड़ाइयों के अंदर बच्चों को लाते हैं, ये अटर्नी जनरल से उन्होंने सवाल किया, तो उसको आप क्या कहते हैं? अटर्नी जनरल ने आगे से जवाब दिया उनको बुज़दिल कहते हैं। तो आगे से जज साहब ने कहा कि उनको बुज़दिल नहीं कहते। उन्होंने कहा कि आपको मुबारक हो, ये जो सिसली का माफिया, सिसलियन माफिया है, आपकी गवर्नमेंट उस तरह की बनती जा रही है, ऐसे लोग टेररिस्ट और माफिया वाले ऐसे लोग काम करते हैं। इसके ऊपर हुकूमत अब बहुत सीख पाए। उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि जजों ने तो अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, दुनिया में हमें रुसवा कर दिया ये कह के कि आप तो सिसली के माफिया बन गए हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी पनामा पेपर्स में, उसका इब्तिदा जो हुई थी जिस जुमले से, वो गॉड फादर का एक जुमला कोट होता है बार बार, तो गॉड फादर वही इटालियन माफियाज ही थे गॉड फादर वाले। तो आज जजेस ने वही बात दोबारा दोहराई है कि बिहाइंड एवरी मेजर फॉर्चून देयर इज़ ए क्राइम। आज उन्होंने दोबारा उसका जिक्र कर दिया कि सिसलियन माफिया। अगर मैं आपको बयान पढ़ के सुनवाऊँ तो आपको सुन के लगेगा कि ये किस तरह का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, पहले हुकूमत पाकिस्तान को ऑब्जर्वेशन दी जज साहब ने अटर्नी जनरल को मुखातिब करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, Congratulations, Mr. Attorney General. It seems your government has joined the Sicilian mafia.
या अब इसके ऊपर हुकूमत को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा तर्जमान एक बयान जारी करें सादा कागज़ के ऊपर, काफ़ी गुंजाइश है, भागना चाहें तो भाग जाएँ इस बयान से। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से हुकूमत की सिसलियन माफिया और अटॉर्नी जनरल को इसका नुमाइंदा करार देना इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे दुनिया भर में एक मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान की शनाख्त और वक़ार को धक्का लगा है। तर्जमान ने कहा ऐसे बेबुनियाद रिमार्क्स खुद अदलिया के जज साहिबान के हल्फ और ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी हैं। ये एक सादा कागज़ के ऊपर हुकूमत ने जवाब दिया जज साहब को, जस्टिस अजमत साहब को जवाब दिया गया। ये टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि खुश ख्याल नहीं है, एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कहा था नाम मांगने के लिए, हमारे कहे पे रजिस्ट्रार ने फ़ोन किया, तो फिर SCCP ने वो ख़त जो इस शक्ल में जारी किया और लीक किया कि जिससे ये तासुर मिले कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होने लगी है, वो खुफिया हाथ काम कर रहे हैं, पकड़ने लगे हैं, हुसैन को अंदर बंद करने लगे हैं। वो कॉन्स्पिरेसी अगर ऐसी थी कि नाम खुद पिक किया तो इसमें लेटर जारी करने वाले ने गलत काम किया या सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ ऐसा हुआ? कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका मैं जवाब जानना चाहूँगा। हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो शुरा हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में उमर चीमा साहब हैं, ये भी JIT में पेश हो चुके हैं, ये मालूम नहीं इनसे तहकीक क्या हुई है। उमर चीमा आपको भी खुशामदीद। मुझे लगता है सब ने बच जाना है, आपने अंदर हो जाना है, पनामे पे फिर छापे ही आपने गलत काम किया। इसके अलावा जो बाकी मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, शफकत महमूद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मौला बख्श चांडियो साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तारिक फजल चौधरी साहब, इतना गुस्सा आपको क्यों आ गया कि जजों को पहले तो निहाल हाशमी से चढ़ाई करवा दी, अब आपने बयान जारी कर दिया कि अपने ज़ाब्ता अखलाक की मुनाफी काम कर दिया उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि निहाल हाशमी साहब का मामले भी पहले मैं बात करूँगा, और देखें आपने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि निहाल हाशमी से चढ़ाई करवा दी। देखिए ये तासुर देना सरासर गलत है। मैं आपसे 2 मिनट इस पर लूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये बात मुल्क को कौम के सामने रखनी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखनी। देखिए निहाल हाशमी साहब ने एक तकरीर की यौम तकबीर के हवाले से, और यौम तकबीर के हवाले से हमारे जितने सूबाई हेडकोार्टर्स थे वहाँ पे प्रोग्राम हुए। मैंने खुद इस्लामाबाद में वो प्रोग्राम कंडक्ट किया और हमारे बहुत सारे लोग, पहला रोज़ा था, अफ्तारी पे आए, उन्होंने प्रोग्राम भी हमने किए, और ये ज़रा कौमी दिन है। अब जो कराची में जो प्रोग्राम होता है उसमें एक वो बड़ी ये बात थोड़ी सी वो है हमारे लिए भी, एक बंद कमरे में वो होता है। यौम तकबीर हालांकि बड़ा प्रोग्राम होता है लेकिन वो छोटा प्रोग्राम था, उसकी कोई मीडिया कवरेज नहीं की। अब मैं आपको ये एंगल बता रहा हूँ कि अगर हमने उस बात को तशहीर करना होता या हमने वो चढ़ाई करानी होती, वहाँ पे कितने लोग थे? 100 लोग नहीं थे। पहली बात, इंडोर प्रोग्राम था, कोई आपको मीडिया का कैमरा वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कोई वहाँ पे ये सिर्फ एक मोबाइल से एक वीडियो बनाई गई जो बाद में रिलीज़ की गई। तो लिहाजा ये बात इंडोर कमरे में जजों को हुकूमत आपकी तकरीब जो है, आपकी जो तकरीब जो है महदूद हो तो उसमें जजों को गालियाँ निकालने जायज़ है, अगर जलसा बड़ा हो तो फिर नहीं गालियाँ निकालनी चाहिए। ये तफरीक है। मेरा ख्याल है मलिक साहब, मेरा ख्याल है आपका सवाल बनता नहीं है, क्योंकि अगर ये जायज़ होता तो निहाल हाशमी के साथ वो ना होता जो प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ किया है, जो सज़ा उसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है। लेकिन निहाल हाशमी 28 के बाद 31 तारीख तक मुसलसल ये बातें करते रहे हैं, 28 के बाद 31 तक मुसलसल की बातें करते रहे हैं। निहाल हाशमी सिर्फ अकेले नहीं है। जज साहब ने कहा कि वफाकी वजीर हमें जब पनामा केस चल रहा था तो हमें धमकियां देते थे। आपने जज साहब के रिमार्क सुने हैं ना, उन्होंने कहा वफाकी वजीर जब केस चलता था तो हमें धमकियां देते थे। देखें, गुजारिश ये है कि आपने बहुत लंबा अपना इब्तदाई गुफ्तगू फरमाई। मुझे अगर आप 30-30 सेकंड बाद काटेंगे तो बात जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, वो हो नहीं सकेगी। मुझे आप 1-8 मिनट दें ताकि मैं आपको बात कर सकूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ आपकी मदद से। अब आप कर लीजिए, इतनी लंबी तमीज़ ना बांधिए, आप कर लीजिए बात सीधी सी है जी कि हमारा निहाल हाशमी की जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट उनकी कतई तौर पे ज़ाती थी। मैंने आपको बताया, पूरा माहौल बताया, कोई कैमरा नहीं, कोई वहाँ पे मीडिया नहीं, कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं। उसके बाद जब बात सामने आई तो हमने टाइमिंग के साथ बताया कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाया गया उनका ये बयान, आधे घंटे के अंदर अंदर उस पर अमल भी हुआ, उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ, पार्टी रुकनीत मुअत्तल हुई और उसके साथ साथ उनसे इस्तीफ़ा भी ले लिया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसा अमल था प्राइम मिनिस्टर का कि जिसकी पजीराई होनी चाहिए थी, ना कि हमें ये कहा जाता। देखिए ये सिसिलियन माफिया जो है, ये हुकूमत को कहने का मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ को कहा गया है या ये कोई हमारी को काबीना को कहा गया। ये रिमार्क्स थोड़े से आपका जो एक गवर्नमेंट का पूरा एक इमेज है जो पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये इस हवाले से थोड़ा सा कंसर्न जो है वो पाया गया। बाकी ज़ाहिर है ऑनरेबल कोर्ट का एहतराम इससे पहले भी था, आज भी है। उनकी शफकत महमूद साहब, आप क्या कहते हैं? आज जो कुछ अदालत ने कहा और जो कुछ हुकूमत ने जवाब में कहा, शफकत महमूद साहब।
मेरा ख्याल है नदीम साहब, ये नून लीग कामयाब होगी अपने टैक्टिक में, और इनका जो हदफ है, इनका हदफ था कि ये जिस तरह मामला पनामा लीग्स का अपने आखिरी हद तक पहुंच रहा है, JIT बैठी है, तो इन्होंने पूरे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग का आगाज़ किया। और वो जंग का आगाज़ जो है आपको पता है कि साद रफ़ीक ने शुरू किया, उसके बाद उसमें तलाल भी शामिल हो गए, दानियाल भी शामिल हो गए, उसमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हो गए, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हवालों से इन्होंने वो जंग का जो टेम्परेचर था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ये निहाल हाशमी को चाबी दी गई, और उससे क्योंकि वो वर्कर आदमी है उसको कहा गया कि आप चढ़ाई कर दो, आपकी कुर्बानी हम दे देंगे। उसको चढ़ाई करवा दी, उसके ऐसी गलत बातें उससे करवाई, इतनी फजूल बातें करवाई कि उस पर जजेस ने भी रिएक्ट किया, और उसके साथ JIT जो थी उस पर हमला कर दिया, स्टोरीज चलवा दी कि जैसे कोई बड़ी साजिश के तहत JIT के मेंबरान मुंतखब हुए। सिसिलियन माफिया कहना ठीक था या गलत था, ये बताइए मुझे। नहीं, उन्होंने कहा कि इट सीम्स, यानी कि ऐसे लगता है कि वो जो चीज़ें वो हरकत की जा रही हैं जो कि सिसिलियन माफिया करती थी, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अपने बयान को एस्टैब्लिश भी किया ना, उन्होंने कहा कि ये बुज़दिल नहीं है, कवर्ड्स नहीं है, ये ऐसे काम टेररिस्ट और माफियाज करते हैं। ये फर्दर ऐड किया, उन्होंने पूरा एस्टैब्लिश किया उन्होंने इस चीज़ को कि बच्चों को धमकियां देना। उन्होंने कहा लड़ाई है तो हमसे लड़ो, बच्चों की धमकियां बच्चों को क्यों लाते हो। अच्छा नदीम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिस पे वावेला और हुकूमत पीट रही है और कुछ मीडिया में भी बहुत चल रहा है कि जनाब उन्होंने बाय नेम मंगाया एक दो बंदों को, क्यों नहीं मंगाते? अगर आप पनामा का फैसला पढ़ें तो उसमें JIT मनानी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसे लोगों को उसमें सेलेक्ट करना था जो JIT की जो वाइट कॉलर क्राइम को समझ सकें, बाकी चीज़ों तो अगर उन्होंने सेलेक्ट किया तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? इसके इतना एक अजीब किस्म का तासुर दिया जा रहा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कुछ साजिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मकसद मेरा कहने मौलाना चांडियो साहब, जो आप भी बताइए, 15 दिन से क्योंकि एक जो मकसद है इस सारी लड़ाई का, वो हमें ये तासुर मिलता है कि इस सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाना था। मौलाना चांडियो साहब, वो इसमें तो हुकूमत मुझे लगता है कामयाब हो गया, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बहरहाल बहुत कुछ हो चुका है। हुकूमत भी, जजों के ऊपर भी बयान आ गया, JIT के ऊपर भी सवाल उठा दिए। यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको मुतनाज़ा करना है, इस पर प्रेशर डालना है। लेकिन मेरे साईं शफकत महमूद साहब जो बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि इनकी ख्वाहिश है, ये बड़े अरसे से, कि हम क्राइम भी करते चले जाएं, मुखालफों से लड़ते भी चले जाएं, मनमानी भी करती जाए, लेकिन मजलूम बनकर भी सामने आए। तो हाशमी साहब तो दरवेश है। मैंने परसों एक TV में कहा कि ये सियासी मजजूब है, वो सियासी मजजूब को इस्तेमाल किया और उसको चलता कर दिया है। चलता करने की कोई बात नहीं, उन्होंने तासर दिया कि हमने एक्शन लिया। एक्शन कोई नहीं है, ये नून लीग की जहनियत है। ये इन हुक्मरान, हाँ मैं कह रहा हूँ, फिर कहता हूँ, ये मियाँ साहब की, हुकूमत की, उनकी पार्टी की, खुद उनकी ये जहनियत है। वो बादशाह उनके जहन में है। चीफ मिनिस्टर के ज़माने से लेकर आज तक मलिक साहब इनके इकदाम देखें, इनके बयानात देखें, कहाँ ये किसी और को मानते हैं। वफा सूबे में हो वफाक को नहीं मानते, वफाक में हो आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। अदलिया सामने आ जाए तो अदलिया से टकराव में आ जाते हैं। अफवाज पाकिस्तान सामने आ जाए तो उनके जनरल के सामने आ जाते हैं। ये उनकी जहनियत है। हाशमी साहब तो मैंने कहा ना मजजूब है, वो इस्तेमाल हुए हैं। असल इनकी अपनी ये ख्वाहिश है, ये जहनियत है इनकी, जिसकी अक्कासी की है, जैसे तर्जुमानी की है हाशमी साहब ने। और सिर्फ गरीबों पे क्यों एक्शन, राना सनाउल्लाह पे क्यों नहीं? ये तो पनामा के दौरान राना सनाउल्लाह ने बातें की हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? राना सनाउल्लाह की आप बात क्यों नहीं करते? ख्वाजा साहब की क्यों नहीं बात करते? क्या असेंबली में बात, असेंबली में क्या नहीं कहा इन्होंने? मैं कह रहा हूं वजीर दाखिला को, ये थोड़े ही कि अच्छा, मैं आपकी इजाजत से ये पाकिस्तान दूसरी उमर चीमा से पूछ लूं। नहीं उमर चीमा, क्या इसमें एक तखसीस मौजूद है कि साद रफीक और राना सनाउल्लाह के ऊपर एक्शन ना हो और सिर्फ आपसे करता हूं, तारिक फातमी पे एक्शन हो जाए या अब हाशमी साहब पे एक्शन हो जाए, या क्या तखसीस मौजूद है पार्टी के अंदर? कुर्बानी का बकरा कौन है और कौन नहीं है? ये कोई दरमियान में कोई क्या कह रहे हैं? तारिक फजल साहब, आप कुछ फरमा रहे? जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपसे 10 सेकंड में एक सवाल करता हूँ।
दोनों मेरे ऑनरेबल कुलीग जिन्होंने बात अभी की है, सिर्फ एक सवाल आपसे है कि आप अपने प्रोग्राम में मुझे कोई ऐसी बात कहें, कोई ऐसी कोई जो आप नहीं करते, कोई गाली दें, कोई ऐसा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें और मैं पूरे मीडिया पे चढ़ाई कर दूं कि आपका मीडिया सारा माफिया है, आप सब गुंडे हैं, बदमाश हैं, आप सारे एंकर ऐसी की तैसी। भाई निहाल हाशमी ने एक बात की है, पूरी जमात ने उससे कता तालिगी का इजहार किया, उसको सजा दे दी गई, आप उसके बयान को हुकूमत की इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं? अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रही। जवाब क्योंकि आपने मेरे से पूछा है, मैं आपको इसका जवाब भी देता हूं कि अगर तो निहाल फर्द वाहिद होता तो शायद ये तासुर ना जाता, लेकिन अगर निहाल हाशमी के साथ ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऐसे नाम जुड़ने शुरू हो जाएं तो फिर आपको उसके अंदर पैटर्न नजर आना शुरू हो जाता है, फिर इंडिविजुअल एक्ट नहीं रहता। मैं पहले उम्र से पूछूं, फिर मैं आपको टेप सुनाता हूं। ने की होती तो सुप्रीम कोर्ट जरूर एक्शन लेते। इनसे मिलती जुलती अच्छा, बात मैं ख्वाजा साद और राना सनाउल्लाह का बयान किसी और मेंबर ने सिवाय निहाल हाशमी के। जी प्रोड्यूसर साहब, मैं अभी सुनवा सकता हूँ ख्वाजा साहब, अभी सुनवाते हैं। उमर आप पहले जवाब दीजिए, अभी टेप सुनवाते हैं उनकी। अच्छा, एक तो खैर उनका बयान आता है तो मैं भी ज़रा मेरी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, लेकिन ये जो एक पूरी फिल्म चल रही है इसमें जो निहाल हाशमी साहब ने बातें की हैं, मेरे ख्याल ये सख्त तरीन है। अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं वो बड़ी ही सख्त थी और यानी जो अदालत ने उस पर नोटिस लिया है वो भी बिल्कुल उन्हें लेना चाहिए था। जो मेरे ख्याल गवर्नमेंट के पास भी इसके अलावा ऑप्शन नहीं था जो मैक्सिमम वो कर सकते थे कि हम कोई इस सिलसिले में जो डैमेज कंट्रोल में या जो अजाले की जो भी एक सूरत हो सकती है वो ये थी कि उनसे यानी कि इस्तीफ़ा लेना एक बड़ा एक एक्सट्रीम स्टेप था। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि अदालत में केस चल पड़ा, आज उसकी हियरिंग हुई। मेरा ख्याल है कि इसमें जज साहबान को भी ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए। ये इसी तरह है यानी कि आप या कोई और आदमी, एक तो जुडिशरी या और आर्मी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोटेक्शन है कि जी आप इन पर इस तरह तनकीद नहीं कर सकते, तो उन्हें भी यानी कि दूसरों का ये इतना ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास तो पावर है, यानी कि आप लोगों की तकदीर के फैसले कर सकते हैं कि किसी को नाअहल कर देना कोई और तो नहीं कर सकता। तो लिहाजा आपने जो करना है वो आप फैसले की शक्ल में करें। इस तरीके से अभी आपने केस सुनना है तो केस के स्टार्ट आपका कहना यह है कि अपने फैसले में जो करना था कर देते, हाँ। सिसिलियन माफिया ना करते। यानी कि इस तरह से केस के स्टार्ट में इस तरह से रिमार्क्स, उसमें आपका एंगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी और जो इंसाफ है ना वो गुस्से की हालत में नहीं होना चाहिए। वो 2 दिन जो कुछ JIT के हवाले से उनके साथ किया गया ना, जजों के साथ जिस तरह उनकी पग रोली गई, मेरे ख्याल में रिएक्शन उधर से ड्यू था, वो आना था, क्योंकि तासुर ये दिया गया कि जजों ने रात के अंधेरे में फोन उठाया, चोरी से कहा उमर ये फलाना बंदा लगा दो, ये कुछ चोरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अच्छा, मैं उस पर बताऊं, मेरा ख्याल है कि यानी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है कि जज साहबान ने वो उनका ये तरीका जो है ना वो ठीक नहीं था। क्या होना चाहिए? वो लिख के मंगवा सकते थे बंदे, वो कह सकते थे भाई नेम ऑर्डर कर सकते। हाँ, ये इफ्तिखार चौधरी कोर्ट में बैठ कर ऑर्डर करता था कि ये तो इसी तरह जैसे एक जर्नलिस्ट जो होता है ना वो कहता है मैं व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ ताकि मेरी की कॉल जो है मेरा सोर्स ट्रेस ना हो जाए, ठीक है? तो हम तो एक उसकी एक रीजन बनती है ना अदालत, यानी कि मुझे JIT का लेटर आया, वो तीसरे तरीके वाय से होता वो मेरे तक पहुंचा रही कि उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया कि हमारा एक अदालती प्रोसीजर ये होता है। तो आप ये उनको कह देते जी कि, और उनका राइट था कि भाई आपने किसी नतीजे पर पहुंचना है अदालत ने कि ये जो अभी हमारे पास मसला है हमें उसका हल क्या करें, तो हमें बेस्ट इन्वेस्टिगेटर चाहिए। तो आप कह सकते थे कि मैं मेरी नजर में या मैंने जो पता कराया वो फलां आदमी जो है कोर्ट रूम के अंदर बैठ के नाम रख के उंगली रख के मांगते कि हम ये बंदे आप इस तरह मांगते थे, आप ये नहीं कि व्हाट्सएप की कॉलिंग। जज भी 3 वो थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार नहीं दिया था। बिल्कुल, आप व्हाट्सएप कॉलिंग करके वो। मैं एक ब्रेक ले लूं शफकत साहब, ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पुराना वाक़या है हिस्ट्री का, SGS कुटकना केस, मोहतरमा के ऊपर तैयार केस था, उसका बेड़ा गर्क कैसे हुआ था? उस केस का बेड़ा गर्क करने में एक टेलीफोन कॉल थी सैफुर रहमान, जो उस वक्त नून लीग के एहतसाबुर रहमान उन्हें कहते थे, एहतसाब सेल को हेड करते थे,
जस्टिस कयूम को लाहौर हाई कोर्ट के जज को फ़ोन कॉल गई थी। केस बेड़ागर करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी जब हो जाए तो केस बेड़ागर को हो जाता है। सुनवाइएगा जी क्या सैफुर रहमान कह रहे हैं जस्टिस कयूम से। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना भाभी आप लोग आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है। खुश फलूबी नहीं हो जाए ना ज्यादा अच्छा है कि सारी बात इनकी सुनते की मैं आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे। आज साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह। मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। आप ये 1% और मैं आप बंद करें बंद वो आगे बड़ा आगे से लड़ता है जी। वो तो कहती है वो अच्छा आप उसको मुझे बाहर बताइए इसको सजा कितनी चाहिए जो आप लोगों ने बताया जी उन्होंने बिल्कुल 7 साल से कम ही देने 7 नहीं देने 7 नहीं 5 साल कर देते। ये आप उनसे पूछ लीजिएगा 7 तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कोई भी नहीं देता। ये मैं पूछ के बताता हूँ। ये मुझे आप पूछ के ना तो फिर बता दीजिएगा। अच्छा जी। दूसरा मुझे वो जुर्माने का कर दिया मैंने और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का कर दिया जिससे हमारे पैसे और तीसरा जो है वो कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ जी ये तो मैंने कर दिया। 2 साल ये नहीं काउंट करना नहीं वो भी नहीं चलेगा। वो तो हो नहीं सकता जी। ये पकड़ा नहीं हुआ था हमारे केस में, ये पकड़ा नहीं हुआ था और वो जो है उसको वैसे बेल पे है वो तो उसका वो तो काउंट होगा ही नहीं। ये सारे ये जितना अच्छा है इसको अंदर ही रहेंगे। कल हो जाएगा कल हमने फैसला भी सुना देना कल ही सुनाना सर कल। इसे कहते हैं याद माजी अजाब है यारो। ये एक हिस्ट्री है पूरी। सुप्रीम कोर्ट की स्टॉर्मिंग की भी टेप है लेकिन वो अभी छोड़ते हैं साइड पे। लेकिन आपको वो शॉर्ट सुनवाते हैं जब पनामा पेपर्स चल रहा था तो किसने क्या कहा, सिर्फ बड़े लीडर्स, बाकी नहीं। सुनाइएगा। शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। इस मुल्क में अक्सरियत का फैसला चलेगा, अवाम का फैसला चलेगा। अवाम की अदालत का फैसला नवाज शरीफ के हक में है। यह नहीं हो सकता वोट नवाज शरीफ ले, फैसले कोई और करे। हम अपने लीडर के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, साजिशों को कुचलेंगे। तब्दीली वोट के जरिए आएगी। अवाम का फैसला असल फैसला है। जो हमसे हिसाब मांगते हैं कभी वो हमें हिसाब देने के बारे में भी सोचें। जो आज जवाब मांगते हैं वो कभी हमारे सवाल भी सुने। जो आज हम पर तंज करते हैं और तज़हीक करते हैं ये ना भूलें कि उनके अपने दामन कितने दागदार हैं। एस्टेब्लिशमेंट ये तागूती का ताकतें जो हैं इन्होंने अवाम का फैसला कबूल नहीं किया। अगर तुम समझते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत। शफकत साहब अब आपको मैंने दोनों टेप सुनवा दी हैं, वो जस्टिस क्यूम वाली भी और लीडरों के बयानात भी। अब आप तजिया फरमाइए। इसमें एक टेप और भी अगर आप सुना देते तो ज़्यादा अयां हो जाता कि वो एक शहबाज शरीफ साहब भी इन्हीं जज साहब से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फलां को छोड़ दो। वो भी है, वो भी आगे चल के सुना दूंगा। पुराना वतीरा देखे जी। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर हम पिछले 30-35 साल से नून लीग की तारीख, नवाज शरीफ साहब की तारीख देख रहे हैं, उनका बिहेवियर देख रहे हैं, उनका सिलसिला देख रहे हैं, जब तक तो मामलात उनके मुवाफिक चल रहे होते हैं, उनके हक में चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी बातें की जाएंगी कि जी इदारों की बड़ी इज़्ज़त है, तकरीम है, ये है वो है। जब मामलात उनके ख़िलाफ़ जाने लगते हैं तो फिर हमला आवर शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से एक बंदा बोलता है, फिर कोई कवाली शुरू हो जाती है, सारे एक किस्म की ज़बान बोलने लग जाते हैं। और अंदर खाने क्या है? अंदर खाने हकीकत यह है कि ये हर अदारे को जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं सबवर्ट करते हैं। ये जो जस्टिस क्यूम साहब जो हैं जिनके साथ
उनके भाई बाय द वे आजकल इनके MNA हैं, वो अगर उस वक़्त जो उनके साथ किया गया वो उस अदारे को अंदर से खोखला करने वाली बात है कि आप जजों को साथ डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हैं, ये फ़ैसला कर दो, वो फ़ैसला कर दो, और उसके बाद हर चीज़ के अंदर मैनिपुलेशन। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया का देखा कि जनाब नैब ने अपील तक करनी गवारा नहीं की, हालांकि वो हर किस्म की जो लीगल फाउंडेशन है उसके मुताबिक जिस तरीके से वो फैसला आया था उसकी अपील लाजिम थी, लेकिन वो नैब का जो बंदा अपना लगाया उसने कहा कि हमने अपील नहीं करनी इसकी। सो अगर आप इनको एक एक चीज़ को बैठ के छाने तो आपको नज़र आएगा कि अगर अपनी मर्ज़ी चल रही है तो इज़्ज़त भी है, तकरीम भी है, सब कुछ है। अगर अपनी मर्ज़ी नहीं चल रही तो वो करेंगे जो आजकल हो रहा है। और ये JIT के ऊपर जिस तरह ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब को बड़ी मेहरबानी की है हसन नवाज़ ने और हुसैन नवाज़ ने कि वो वहाँ पे पेश हो रहे हैं। खुदारा ये सुप्रीम कोर्ट में ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आप पेश होंगे, बल्कि उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब का नाम लेके कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी आप बुलाएं। तो आप किस तरह ये मेहरबानी फरमा रहे हैं कि जी आप वहाँ पे चले गए? चांडियो साहब, ये मामला जो है ये जजों के ऊपर आया है। JIT तो दरमियान में ऐसे ही आ गई, असल में तो टारगेट जज बने हैं जी। इस वक्त नहीं है, मैं पनामा से पहले की बात करता हूँ। जैसे पनामा का केस चला, 2-3 वज़रा ने खुलकर बोला, और वो जो रुदालियां भरती हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी होकर रोती है, उन्होंने कहना शुरू किया जनाब अगर ऐसा करोगे तो जनाब यूं करोगे। वो तो पहले उन्होंने रवैया वो अपना लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, इनके पास एक गैब की कुव्वत है, इनके पास एक कार्ड है पहचान का, वो इनके पास है। वो किसी से नहीं डरते, अदलिया से नहीं डरते, फौज से नहीं डरते, मीडिया से नहीं डरते। किसको ताकत है इनके सामने बोलने के? ये वो ताकत का घमंड है। वरना जब से पनामा चला है इनके तमाम वज़रा के बैनर देख ले, मॉडल टाउन वाला केस हुआ है ताहिर कादरी वाला, उसमें रवैया देख ले रियासत का, इदारों का, उनमें देखे। अभी ये जो JIT आई है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बगले बजा रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे, नाच रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। पता बाद में चला, हम भी उस वक्त मायूस थे, लेकिन जब सुबह को पढ़ा और पता चला फैसले का, तो उन्होंने तो कह दिया है साफ। और JIT तो तहकीकात ज्यादा करने का तरीकेकार है, जो हकीकतें मालूम ना हो तो वो JIT के हवाले जाए। ये कायम में खुश हो रहे थे। मैं आपको कह रहा हूँ लतीफ़ मलिक साहब, ईमान से मेरा तो ईमान है। एक तो इनको जिस ताकत का घमंड है, ये ताकत को इस्तेमाल करेंगे। ये चाहते मजलूम बन जाए या पूरा सेटअप को डावाडोल कर देंगे, इनको शायद ये ताकत है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है इस बार ये मजलूम नहीं बनेंगे। पनामा से बच भी जाएं तो भी पनामा इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अवाम के नजदीक आपको याद है पीपल्स पार्टी का नाम आता, चोर चोर चोर, जिस किसी का नाम आता। आज तकब्बुर के देखे ना नतीजे। मैं आपके पास आता था प्रोग्राम में, आपको याद हो, मैं कहता था कि तकब्बुर और जल्दी आपस में लड़ पड़ेंगे। ये तकब्बुर और जल्दी की लड़ाई है, तकब्बुर को शिकस्त होगी। इनकी गुफ्तगू तो देखें। तारिक फजल साहब, आपने नामों की फरमाइश की थी कि किसी और लीडर ने बयान दिया है कि नहीं, तो मैंने 2-3 तो आपको सुनवा दिए हैं कहते हैं, तो मेरे पास 5-6 और भी हैं, मैं वो भी सुनवा देता हूँ। मलिक साहब, मैं जो आपने लीडर्स के बयानात सुनाए हैं मैं उन पर बात करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले जो अभी चांडियो साहब ने और शफकत साहब ने बात की है, गुजारिश ये है कि इन्हें कोई एक अपोजिशन को नुक्ता मिल जाए तो ये लुडियाँ और भंगड़े डालने शुरू कर देते हैं। और एक बात चांडियो साहब ने बिल्कुल एक टेप की तरह मुसलसल चला रहे हैं उसे, तकब्बुर तकब्बुर, ताकत का इस्तेमाल, घमंड, तकब्बुर। मेरी सिर्फ उनसे ये गुजारिश ये है कि शफकत साहब की जमात ने जो यहाँ पे 2014 में जो यहाँ पे ड्रामा किया था ये धरने की शक्ल में, उस वक्त जितना सब्र तहम्मुल प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी गवर्नमेंट ने और हमने शो किया। इमरान खान साहब आप भी यहीं पे थे, सुबह रात को आते थे, तशरीफ़ ले जाते थे, चंद 100 बंदे यहाँ होते थे, उन्हें मारना पीटना, उठा के ट्रकों में लेके जाना कोई मुश्किल काम था। इमरान खान को घर में बंद करना कोई मुश्किल काम था। पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, ये जो बात कर रहे हैं ना, ताकत का इस्तेमाल, घमंड, तकब्बुर, ये हमारी जमात का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की किताब में ये लफ्ज़ है ही नहीं।
कि ताकत तकब्बुर बिल्कुल नहीं, ना कोई गुरूर है ना कुछ। ये जो बार बार कह रहे हैं JIT फलाना और पेशी, हंस रहा हूँ सुन के। बात ये है, शफकत साहब कल भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, तो बार बार कहते क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल। भाई हमने कोई बंदे नहीं मारे हुए किसी के, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। एक इल्जाम लगा, आपको कोई और वाकया याद आ रहा होगा, जरूर हंसे। जहाँ तक ताल्लुक है पनामा केस की, JIT की तश्कील हुई, उसके बाद कोई हमारे ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हो चुकी, उन्होंने बुलाया, हमने कहा हम ज़रूर आएंगे, गए ना। हमारा उन पर कोई एहसान है और ना उनका कोई ऐसी बात है कि हम कहें कि मावरा आईन है या मावरा कानून है। तो हम बड़े स्मूथली इस मामले को लेके चल रहे हैं। ये सारी जो कहानियां माजी की स्मूथ रह गया, सारा कुछ होने के बाद जो ऐसी चंद सारा कुछ होके भी स्मूथ है ये तारिक, ये स्मूथली चल रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल एहतराम है, अदलिया का बिल्कुल एहतराम है, और उनकी जो फैसले अदलिया के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये स्मूथ चलना होता है। जो रिमार्क्स की, कोई शफकत साहब कौन सा हमला किया हमने, ये कौन सा हमला हो गया है जो उनके आज के रिमार्क्स? अभी आपको नदीम मलिक साहब ने पूरी टेप सुनाई है। दूसरी बात जो नहीं, कुछ फैसले ऐसे रहे हैं कि जिनका मुस्लिम लीग नून का नहीं, अवाम का उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन रहा है। मुझे आप बताएं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी है उसका फैसला किसने किया था? आज क्यों पूरी कौम कह रही है वो जुडिशियल मर्डर है? कहते हैं नहीं कहते? शफकत साहब आप बताएं मुझे। ऐसा नहीं किया। अच्छा नहीं, आप चाणियों साहब आप बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब आप वहां पे चले गए, क्यों कहते हैं? ये तो इंडिया अदालत नहीं है। आपने तो मिठाइयां बांटी थी। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के साथ ही अपने फैसले को मिलवाएंगे, ठीक है? चाणियों साहब जवाब दें, जावला के साथ ही थे आप लोग। जुडिशियल मर्डर क्यों कहते हैं? हमने कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, उमर से पूछे। हाई कोर्ट पे हमला नहीं किया। अब 4 बोलना शुरू हो गए हैं आपको। भाई मैं एक हूँ, आप 4 हैं, लेकिन मेरी बात जवाब दें, तसल्ली से दें। आप जुडिशियल मर्डर क्यों कहते हैं? उमर को मौका दे। गलत बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उमर ये 5 जून तक ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, 5 जून तक करना है अगली रिपोर्ट। सेकंड जो पूरी रिपोर्ट देनी नहीं हो रहे, फिर जाके 1 महीना और 5 जुलाई को कंप्लीट होगा। जुडिशियल मर्डर आप कह रहे हैं ना, पूरी जमात आपकी कह रही है। लेकिन ये अभी दूसरी रिपोर्ट आने से पहले जितनी तलखी बढ़ गई है, आपको लगता है कि इसके वो जो साइड पे कहीं रह सकेंगे ये तनाज़ात? इतने तनाज़ात बढ़ जाएंगे, मुझे लगता है ये प्रोसेस कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा। ये आज की तारीख में तो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये तो अभी जिस तरह एक वाक़यात का जो सिलसिला चीज़ें जो जिस अंदाज में अनफोल्ड हो रही हैं, तो आप ये इमेजिन करें ना कि हम आज से को हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले ये तस्वर नहीं कर रहे थे कि जिस तरह से लड्डू खा रहे थे। दोनों भाई लड्डू खा रहे थे कि बड़ा अच्छा हो गया। बड़ी एक स्मूथ किस्म की चीज़ें चल रही थी। अब जो ना एक बम्पी राइड आ गई है, तो हचकोले खाना शुरू हो गई है JIT। कभी उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। मलिक साहब आपने 4 दफा कहा लड्डू खा रहे थे, इसका जवाब इसके बाद चीमा साहब के बाद मैं आपको दूंगा कि लड्डू क्यों खा रहे थे, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। चीमा साहब बात मुकम्मल कर लें। जी जरूर दीजिएगा। तो ये देखें, ये इस मामले में जो भी हो, बेशक PTI का केस इलेक्शन कमीशन में हो, वो भी उसको ड्रैग करते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी का स्विस लेटर का इशू हो, वो भी ड्रैग करते हैं। इसी बुनियाद पे मैं इस साल के शुरू में जनवरी में एक मशीन कोई की थी, अल्लाह करे वो ठीक ना हो, कि मैंने कहा था कि ये केस जो है ये इलेक्शन में भी जाएगा, ठीक है, ये 2018 में भी जाएगा। और उसकी वजह ये थी, नहीं हर्ट का प्रॉब्लम पहले सेटल हो जाए तो इनका भला है। नहीं, अब सेटल क्या हो? सेटल मीन अगर उनके हक में हो तो फिर तो भला है, अगर उनके खिलाफ हो जाए तो नुकसान है। लेकिन उमर इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पूरे पंजाब से जीते हुए हैं। अगर इस केस के बैगेज के साथ वो इलेक्शन में जाएं और गली गली में ये सवाल उनका मुखालिफ उठाएंगे तो पनामा सियासतदान होते हैं ना, सियासतदान को कन्फ्यूजन का ज्यादा फायदा होता है। यानी बजाय इसके कि चीजें बिल्कुल क्लियर कट होके आ जाए, एक वर्डिक्ट आ जाए उनके खिलाफ, अगर यानी तो आपका ख्याल है वो भाम में इसको रखना चाहेंगे, फैसला नहीं चाहेंगे? अगर उनके खिलाफ आता है तो उससे उनके लिए बेहतर सिचुएशन है कि भाम में रखें। उसका तरीका क्या है कि आप उसको ना ड्रैग करते जाएं, मुख्तलिफ अंदाज में उसको ड्रैग करते जाएं, टाइम बाय करते जाएं और अपने आप को मजलूम बना सकते हैं। कंट्रोवर्सी है, मुझे तो लगता है 60 दिन से पहले कोई जैसे बम्पी राइड का आपने जिक्र किया, एक और बम्प ना आ जाए। ये बम्प आज वाला खतरनाक बम्प है, लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये हेड ऑन है। नहीं बहुत तो हेड ऑन जो है चीज अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी मिसालें हमारे पास 90s में मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लें, 90s वाली मिसालें जो थी चीफ जस्टिस की नौकरी पे खत्म हुई थी, लेकिन सिस्टम जो था उसके बाद स्टेबल नहीं रहा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तारिक फजल साहब, आप लीडरों के बयानात का आपने जवाब देना था आपको मैं और बयान सुनाऊं अगर आप चाहें तो, या ठीक है वो आपकी चॉइस है? देखें, गुजारिश है जी कि जो बयान निहाल हाशमी साहब ने दिया है, मलिक साहब अगर आप ख़ुद उनका मवाजना करें, जो बयानात आपने साद रफ़ीक साहब के सुनाए, राना सनाउल्लाह साहब के सुनाए, साद रफ़ीक रशीद साहब के, मेरे ख्याल में बहुत फ़र्क है। उन्होंने कोई ना अदलिया का नाम लिया, ना पिन पॉइंट किसी का जिक्र किया, अपने आप को कहा कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक सिस्टम की बात की, जमहूरियत की बात की, इस निज़ाम की बात की, और ये कहा कि ये निज़ाम लोगों की वोट से आया है और यही अगर दांत तोड़ देने की बात की जाए और गली गली से ताबूत निकालने की बात की जाए तो आप इन बहुत अच्छा समझते हैं। वो जो किताब की बात की थी वो किसके बारे में? बरह रास्त किसी को न मुखातिब किया, ना किसी की तज़दीक की, ना किसी को ये कहा कि जनाब हम आपसे हिसाब लेंगे। वो जो किताब की बात की थी चंद सफ़ों के बारे में, सीधी बात की है। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने कहा जी आप इस वक्त तो हाजिर सर्विस हैं, आप रिटायर हो जाएंगे तो फिर हम आप पे ज़मीन तंग कर देंगे। अब इन दोनों का मुवाजना नहीं हो सकता। निहाल हाशमी की बात मतलब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में आई, आधे घंटे के अंदर एक्शन हुआ। आधे घंटे के अंदर उन्होंने अपनी काबीना से, अपने मुशीरों से मशवरा करने का भी वक्त ज़ाया नहीं किया। फौरी तौर पे उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस तलब करके इस्तीफा भी लिया गया, शोकास दिया गया। जब एक जज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था ये वो खुली किताब है जिसमें से एक सफ़ा मिसिंग है, तो उसके जवाब में अगर ये कहा जाए कि नकल के अंदों को नज़र नहीं आता, तो उसको आप ये समझते हैं कि वो बराह रास्त जवाब नहीं था? या ये कहें कि हम तो लोहे के चने हैं, चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे? नहीं, वो हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट किताब के बारे में बात की थी डॉक्टर साहब, केस ज़ेरे समाअत है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमें कुछ चबा रहे हैं या हम कुछ चने हैं, ये तो मुहावरतन उन्होंने कहा है। बिल्कुल ठीक। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक सिस्टम। वैसे तारिक फजल चौधरी साहब, जो आज आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जारी किया है, वो वोट है, आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जारी किया, तारिक फजल चौधरी साहब, ये सादा कागज़ पे क्यों जारी किया है, लेटर हेड पे क्यों नहीं है? मुख्तलिफ अंदाज से आते रहते हैं। मैं अब इसका क्या जवाब दे सकता हूँ कि ये लेटर हेड पे नहीं है या मैंने सादा कागज पे आज तक गवर्नमेंट की तरदीद नहीं पढ़ी। पहली गवर्नमेंट की तरदीद है जो मैं प्लेन पेपर पे पढ़ रहा हूँ जिसके ऊपर कोई लेटर हेड नहीं है। वो कल को कहेंगे ना कि जी हमने जारी नहीं किया, जो है वो आते रहते हैं। कहाँ डॉक्टर साहब को फंसा दिया बेचारा। ये किसने जारी किया बयान, आप ये मुझे बता सकते हैं ताकि हम उससे एट्रीब्यूट कर सकें कि इन्होंने बयान जारी किया, उसका नाम ले सकते हैं? मेरा ख्याल है आपके उसमें प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है उनकी तरफ से है। सर काफी सारे स्पोक्समैन है ना, आप भी स्पोक्समैन है, किस वाले स्पोक्समैन है? मलिक साहब उसने अगला बकरा बनना है कुर्बानी का, जिसने ये लिखा हुआ है उसने अगला बकरा उसने बनना है। जारी किया हुकूमत एक है, स्पोक्समैन जो भी हो हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल है जारी करना किसी भी स्पोक्समैन की तरफ से आ सकता है। उमर आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिसने खत लिखा है मुझे लगता है उसने अगला कुर्बानी का बकरा बनना है। ये कल एक पैटर्न चल रहा है। कल को कहेंगे कि ये हमने जारी नहीं किया, काफी हो गया इसलिए। आपको लगता है कि इसे डिसोन कर देंगे? हाँ, ये डिसोन करने के लिए एक तरीका बनाया गया ना डिसोन करने का, कि आप सादे कागज पे कर दो, बाद में कहोगे जी पता नहीं किसने जारी कर दिया था, हमने तो नहीं कहा कि ये जारी। मतलब यह है कि ये मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना कोई ना कोई हिसाब किताब निकालते रहे। ये जो सारी स्टोरी इन्होंने बनाई वो अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रार की, आपको पता है कि ये जो SCCP का चेयरमैन है ये इसहाक डार का क्लास फेलो है, हिजाजी जो है, और ये पहले भी इनके केसेस ख़त्म करने में मावन साबित हुआ था। स्टेट बैंक के ऊपर इन्होंने कोई बंदा ही नहीं अभी तक लगाया, इसलिए कि ये मैनिपुलेट करना चाह रहे थे। वो जो इनका एक और पार्टनर इन क्राइम था उसको नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट लगा दिया, वो सईद जो था, जो उसका भी हुदैबिया में उनकी भी पेशी हुई है JIT में। JIT ने उनसे भी सवाल जवाब किया, पहले वो आ नहीं थे, फिर अदालत ने कहा आपको गिरफ्तार करके बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर वो अगले दिन आ गए। तो मतलब ये सारे सरकारी इदारे जिनके जो वो तो इनके कब्जे में है और इन्होंने अपने अपने बंदे हर जगह फिट किए, फिर भी इन्होंने मतलब एक शोर रोना डाला हुआ है कि जनाब JIT ये कर गई, फलां ये कर गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर हमले, फिर अजीब बातें, आज फिर मज़ीद मुतनाज़ा। मेरा तो वैसे ख्याल ये है नदीम कि ये कोई ऐसे नहीं कि सरजद हो गया है, ये एक सोची समझी साजिश है। हर चीज़ को वो कहते हैं पानी को गदला कर दो, इतना गदला कर दो कि बाद में आप कहते रहो कि जनाब ये जो आया फैसला ये तो हमें पता ही था ये आएगा, इसके से ये सारा एक सोची समझी साजिश है या एक सोच है जिसके तहत ही चल रही है। मौला बख्श चांडियो साहब कंक्लूड करिए, इसको कहाँ जाता देख रहे हैं, केस कहाँ खत्म होगा? 60 दिन में JIT रिपोर्ट देगी कोर्ट को या उससे पहले आपको और ज्यादा बम्प्स नजर आ रहे हैं?
मेरे ख्याल में वक्त ने फैसला किया है कि मियाँ साहब को मुल्ज़िम बनकर नहीं हटना चाहिए, मियाँ साहब को मुजरिम बन के हटना चाहिए। ये कोई वक्त का फैसला है। पनामा से आगाज से आप सारे बयान देख लें, इनके वुज़रा के बयान देख लें, इनके अहम लोगों के बयान देख लें, आप कैसे इनको कहेंगे कि ये बेगुनाह है। परवेज़ रशीद साहब मेरे मोहतरम मुकर्रम को निशाना बनवाया गया, असल तो उसके पीछे ये थे। दूसरे जो भी आप मामला उठाएंगे उनके पीछे तो ये है, खुद असल इनकी जहनियत है, ये नहीं चाहते इनके सामने कोई रास्ते में आए। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब खामखा नाराज हो रहे हैं कि तकब्बुर नहीं है तो क्या है। आपके अपने एमएनएस परेशान हैं, वो को मिलते नहीं, असेंबली को आप पूछते नहीं, सेनेट को आप मानते नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ है कानून, कहाँ है आईन आपकी नजर में? आपके अपने अख्तियार का है। मैं एक बात खत्म करना चाहता हूँ मलिक साहब, एक मेरा मुतालबा है जो मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, आपके भी सामने रख रहा हूँ, वो ये कि इंतखाबात के हवाले से इस्लाहत होने चाहिए। ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। 3 सूबे खामोश बैठे रहे, एक सूबे में धौंसर धांधली से इंतखाबात जीत कर आप हुकूमत करें, फिर 3 सूबों को आप पूछते नहीं है, 3 सूबों की अहमियत आपके पास नहीं है। अगर ये तरीक़ेकार है, अब आप रह सिंध तक गए हैं तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है चाडियो साहब, देख सकते हैं लोग। अब आपकी जमात इस सिंध तक महदूद रह गई है, सूबाई जमात बन गए, आप तो हमारा क्या कसूर है? आपको नहीं, आप तो बेगुनाह आपकी जमात अब वैसे जो बात चाडियो साहब ने किया ना, आपको तो पता ही नहीं। आज नदीम मलिक साहब ने, आपके रोजाना आपके बंदे भाग भाग के दूसरी जमातों में जा रहे हैं, बड़े मुश्किल, ये भी हमारा कसूर है। रोजाना आपके लोग भाग रहे हैं आपकी जमात से, ये भी हमारा कसूर है। आप ये जो बात चाडियो साहब ने की है ना, इसमें एक जुमला में आपकी इजाजत हो नदीम मलिक साहब जी, जल्दी से। मुश्किल सवाल नहीं पूछने चाहिए आपको। उमर से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। उमर, वो जो 2 जर्नलिस्ट जिन्होंने पनामा पेपर्स का डिस्क्लोजर किया था, और फिर तो वो ICIJ पूरा एक इदारा है, लेकिन वो जो दोनों जर्नलिस्ट हैं ओबर मेयर, वो अभी भी पाकिस्तान के केस को फॉलो करते हैं। आपसे JIT ने ये नहीं पूछा कि आपके पास ये जो कागज़ हैं ये सही हैं, सारे क्रेडिबल हैं, पेपर दुरुस्त हैं? पूछा कोई ऐसी बात आपसे? नहीं, मुझे उन्होंने फिर आप बात उधर ही ले आई JIT पर। JIT की मेरी जरा कमिटमेंट ये थी कि मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि पकड़े जाना है। हाँ? क्या आपने ये क्यों डॉक्यूमेंट जारी किया? नहीं, यानी कि मैं कम अज कम ये उन्होंने मुझे जरूर पूछा, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत सारे कागजात हैं पनामा के नाम पर ही, तो उन्होंने ये वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कराई थी कि इनमें से कौन से ऐसे हैं कि जो पनामा पेपर्स का हिस्सा है। उमर चीमा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, शफकत महमूद साहब, मौला बख्श चांडियो साहब, आपका भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।